नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे बिंदास हरियाणा। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मां हुई बेहोश, खूब रोया पिता। यूपीएससी की परीक्षा में बेटी को देर से पहुंचने पर नहीं मिली एंट्री, वायरल हुई वीडियो। नई दिल्ली में भाजपा के सीनियर नेताओं की हाई लेवल मीटिंग। हरियाणा विधानसभा चुनाव पर आइए जानते हैं क्या बनी रणनीति। हरियाणा में 100 यूनिट का बिजली बिल 200 रुपए होगा। सीएम का ऐलान, फ्री सोलर पैनल लगेंगे। कार्यक्रम में चुनाव हारे मंत्री मौजूद रहे। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद शरद पवार ने सीएम एकनाथ शिंदे को लिखी चिट्ठी, कर डाली है मांग। यूपी में भ्रष्टाचार पर जलेगा खुफिया का हंटर, नपेंगे पुलिसकर्मी। सीएम योगी की सख्ती के बाद लिया गया बड़ा फैसला। शक्ल मिलती है इसलिए खुद की प्रीति जिंटा से तुलना होने पर बोली तापसी पन्नू। ओडिशा में बकरीद पर भड़की हिंसा, गाय की कुर्बानी के आरोपों से बिगड़ा माहौल, कर्फ्यू लगा। कांग्रेस ने बताया कि पंजाब में जीत गए 2 खालिस्तानी, आप पर भी खुलकर बोली। 1994 का जल समझौता नहीं पूरी कर रहा मांग, कैसे बुझेगी दिल्ली की प्यास, आतिशी ने बताया अगले साल का प्लान। बिहार की 173 विधानसभा सीटों पर एनडीए ने इंडिया को पछाड़ा। 14 लोकसभा में आरजेडी कांग्रेस लेफ्ट 0। तो ये थी अब तक की सुर्खियां, अब खबर विस्तार से। इंटरनेट पर वायरल हो रही हैरान करने वाली घटना की वीडियो ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है। यूपीएससी की परीक्षा देने आई एक लड़की को परीक्षा केंद्र में प्रवेश न मिलने पर उसके माता पिता की हालत बिगड़ गई। आजकल इंटरनेट पर वायरल हो रही हैरान करने वाली घटना की वीडियो ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है। दरअसल शनिवार को गुरुग्राम में यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा देने आई एक लड़की को देरी से पहुंचने के कारण उसके परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया गया। इसके बाद उसके माता पिता का भावुक करने वाला वीडियो सामने आया है। इस वायरल वीडियो में लड़की की मां परीक्षा केंद्र के बाहर बेहोशी की हालत में दिख रही है, जबकि उसके पिता रोते बिलखते और परीक्षा केंद्र के लोगों को कोस रहे हैं। हालांकि उनकी बेटी दोनों को समझाने और शांत कराने की कोशिश करती दिख रही है। मानवीय भावनाओं को झकझोर देने वाला वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो गया है, जिसने ऑनलाइन चर्चा को जन्म दे दिया है। हरियाणा में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होना है। इसे लेकर पार्टी की रणनीति पर चर्चा करने के लिए भाजपा के सीनियर नेताओं ने सोमवार को बैठक की। बीजेपी चीफ जेपी नड्डा की अध्यक्षता में नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में मीटिंग हुई। इसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सहित भाजपा के हरियाणा कोर ग्रुप के नेता भी इस मौके पर मौजूद रहे। जेपी नड्डा की ओर से हरियाणा के लिए पार्टी का चुनाव प्रभारी नियुक्त किए जाने के कुछ ही घंटों के भीतर बैठक हुई। ये बैठक हरियाणा विधानसभा चुनाव की तैयारियों को गति देने के मद्देनजर बुलाई गई है। त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री विप्लव कुमार देव को पार्टी का सह चुनाव प्रभारी बनाया गया है। वर्तमान में भाजपा के हरियाणा मामलों के संगठन प्रभारी भी है। नड्डा ने महाराष्ट्र, झारखंड और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों के लिए पार्टी के चुनाव प्रभारियों और सह प्रभारियों की भी नियुक्ति की। सीनियर भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को महाराष्ट्र के लिए पार्टी का चुनाव प्रभारी नियुक्त किया गया, जबकि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को सह प्रभारी नियुक्त किया गया। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को झारखंड का चुनाव प्रभारी बनाया गया है। हरियाणा के अंबाला में मुख्यमंत्री नायब सैनी ने सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का शुभारंभ करते हुए बिजली उपभोक्ताओं के लिए 2 घोषणाएं की है। सीएम ने कहा कि बिजली के बिल में मंथली मिनिमम चार्ज को सरकार ने खत्म कर दिया। अब लोग जितनी बिजली खर्च करेंगे उतना ही बिल आएगा। सरकार ने भी फैसला किया है कि जो लोग 10 यूनिट से 100 यूनिट बिजली खर्च करते हैं उन्हें सिर्फ 200 रुपए ही बिल देना होगा। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सैनी ने पीएम सूर्य घर मुफ्त योजना का शुभारंभ कर अंबाला, करनाल और हिसार जिले के लाभार्थियों को योजना के प्रमाण पत्र सौंपे। अंबाला में हुए इस राज्य स्तरीय कार्यक्रम में विधायकी से इस्तीफा दे चुके बिजली मंत्री रणजीत चौटाला भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में सीएम ने कहा कि 22 जनवरी को प्रधानमंत्री ने इस योजना का अयोध्या में शुभारंभ किया था। पीएम ने इस योजना के जरिए अंत्योदय परिवार के गरीब लोगों के लिए घरों में उजाला करने का काम किया है। इस योजनाओं के जरिए पीएम ने देश के गरीब लोगों को सशक्त करने का काम किया है। सीएम ने कहा कि केंद्र की इन योजनाओं को हम हरियाणा में 100% तक धरातल पर उतारने का काम कर रहे हैं। हमने हमारा गांव जगमग गांव कार्यक्रम शुरू किया है। पहले 24 घंटे बिजली देने के लिए रैलियां निकाली जाती थी। हमने योजनाबद्ध तरीके से हर घर में बिजली पहुंचाई है। महाराष्ट्र के कई जिलों में जबरदस्त सूखा पड़ा है। पुणे जिले की पुरंदर, बारामती, इंदापुर और दौंड तहसीलों में सूखे जैसी स्थिति पर एनसीपी के नेता शरद पवार ने चिंता जाहिर की। उन्होंने सीएम एकनाथ शिंदे को चिट्ठी लिखकर सूखे जैसी स्थिति से निपटने के लिए एक बैठक बुलाने की मांग की है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को पत्र लिखकर राज्य में सूखे की स्थिति पर चिंता जाहिर की। उन्होंने पुणे जिले की पुरंदर, बारामती, इंदापुर और दौंड तहसील में सूखे जैसी स्थिति से निपटने के लिए एक बैठक बुलाने की मांग की है। पवार ने पत्र को सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर भी साझा किया। उन्होंने पत्र में लिखा, राज्य सरकार ने सूखे जैसी स्थिति को कम करने के लिए क्षेत्र में सिंचाई योजना शुरू की थी, लेकिन जब उन्होंने कुछ जगहों का दौरा किया था तो उन्होंने पाया कि योजनाओं के कार्यान्वयन में समस्याएं आ रही है। एनसीपी के नेता ने पत्र लिखा, पुणे जिले के उपर्युक्त तालुकाओं में पारंपरिक सूखे की स्थिति को दूर करने के लिए स्थायी उपाय करने की आवश्यकता है। इसके लिए हम आपको अनुरोध करते हैं कि आप अपने नेतृत्व में और दोनों मुख्यमंत्रियों की उपस्थिति में मुंबई में एक बैठक आयोजित करें। मृदा और जल संरक्षण मंत्री और जल आपूर्ति मंत्री भी बैठक में मौजूद रहे।
लोकसभा चुनाव में प्रदेश से खराब प्रदर्शन के बाद हाल ही में मुख्यमंत्री ने अधीनस्थों के साथ बैठक की थी, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए थे। समीक्षा के दौरान ये पाया गया कि जिलों में पुलिस की तानाशाही बरकरार है। मुख्यमंत्री की सख्ती के बाद ऐसे पुलिसकर्मियों को सबक सिखाने के लिए प्रदेश की एक विशेष खुफिया विंग को जिम्मेदारी दी गई है। शिकायती पत्र की जांच में गलत रिपोर्ट लगाकर पीड़ितों को दर्द देने वाले, जुगाड़ के बल पर उगाही व अन्य भ्रष्टाचार के लिप्त सालों से जमे पुलिसकर्मियों में अब खैर नहीं। मुख्यमंत्री की सख्ती के बाद ऐसे पुलिसकर्मियों को सबक सिखाने के लिए प्रदेश की एक विशेष खुफिया विंग को जिम्मेदारी दी गई है। लोकसभा चुनाव में प्रदेश से खराब प्रदर्शन के बाद हाल ही में मुख्यमंत्री ने अधीनस्थों के साथ बैठक की थी, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए थे। समीक्षा के दौरान ये पाया गया कि जिलों में पुलिस की तानाशाही बरकरार है। भ्रष्टाचार के चलते पीड़ितों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। जुगाड़ के बल पर कई पुलिसकर्मी सालों से थाना चौकी में जमे हैं, जो पीड़ितों को न्याय देने की जगह उनसे उगाही करते हैं और निस्तारण की जगह दूसरे पक्ष से सांठगांठ कर शिकायती पत्र को या तो रद्दी की टोकरी में डाल देते हैं या फर्जी रिपोर्ट लगाकर निस्तारण दिखा देते हैं। उच्च अधिकारी भी वही देखते हैं जो निचला स्तर दिखाता है। कुछ दिनों पहले तापसी पन्नू बॉयफ्रेंड मैथियास बोस से शादी को लेकर चर्चा में थी। अब एक्ट्रेस खुद की तुलना प्रीति जिंटा से करने को लेकर सुर्खियां बटोर रही है। तापसी पन्नू ने शिखर धवन के टॉक शो में कई सारी बातें शेयर की। एक्ट्रेस ने बताया कि उनकी शक्ल प्रीति जिंटा से मिलती थी, जिसकी वजह से उनका बॉलीवुड डेब्यू हुआ। बॉलीवुड एक्ट्रेस तापसी पन्नू ने साल 2023 में डेविड धवन की फिल्म चश्मे बदूर से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। अब हाल ही में एक्ट्रेस ने अपने लुक्स और डेब्यू के बीच एक रिलेशन को लेकर बातचीत की। तापसी ने एक शो में खुलासा किया कि उनकी शक्ल प्रीति जिंटा के साथ मिलती है, जिसकी वजह से उन्हें इंडस्ट्री में लाया गया। एक्ट्रेस ने कहा कि ऐसे में वो जितना हो सके प्रीति जिंटा जैसा कोशिश कर रही हैं। तापसी हाल ही में शिखर धवन के शो धवन करेंगे में नजर आई थी। इस दौरान एक्ट्रेस ने बातचीत में कहा, मुझे पहली बार बॉलीवुड में इसलिए लाया गया था क्योंकि मेरी शक्ल प्रीति जिंटा से मिलती है। उनके अंदर बहुत पॉजिटिव एनर्जी है और ये बात आप भी अच्छी तरह से जानते हैं। एक्ट्रेस ने आगे कहा कि मुझे लगा कि मुझे उनकी अच्छी इमेज के साथ काम करना होगा, क्योंकि मैं उनके नाम की वजह से इंडस्ट्री में आई थी, इसलिए मैंने हमेशा उनके जैसा बनने की कोशिश की। तापसी ने प्रीति जिंटा की तारीफ करते हुए उन्हें जिंदा दिल और इंटेलिजेंट बताया। उड़ीसा के बालासिर कस्बे में बकरीद के मौके पर तनाव पैदा हो गया। इसके चलते इंटरनेट बंद करना पड़ा है और भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती करनी पड़ी है। इसके अलावा कर्फ्यू लगाया गया है। उड़ीसा के बालासिर कस्बे में बकरीद के मौके पर तनाव पैदा हो गया है, जिसके चलते इंटरनेट बंद करना पड़ा है और भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती करनी पड़ी है। पुलिस का कहना है कि बकरीद पर गाय की कुर्बानी देने के आरोप इलाके के कुछ मुसलमानों पर लगे हैं, जिससे हिंदू समाज के लोग भड़क गए थे। सोमवार की दोपहर को दोनों समुदाय के लोग आमने सामने आ गए थे और हिंसक झड़पें भी हुई है। घटना बालासिर के पात्रापाड़ा इलाके की है, जो मिली जुली आबादी वाला क्षेत्र है। कुछ स्थानीय लोगों को नाली का पानी लाल रंग में तब्दील होता दिखा। इस पर उन्हें संदेह हुआ कि शायद ये जानवरों का ही खून है। इस बीच ये चर्चा भी छिड़ गई कि गाय की कुर्बानी दी गई है। इस पर हिंदू समुदाय के लोगों में रोष व्याप्त हो गया। देखते ही देखते हिंदू और मुसलमानों की एक भीड़ आमने सामने आ गई और पत्थरबाजी होने लगी। इस घटना में कम से कम 15 लोग घायल हो गए, जिनमें 5 पुलिस वाले भी शामिल है। जिला प्रशासन ने इलाके में धारा 144 लगा दी। फिर भी सोमवार की रात को मामला फिर से बढ़ा, जब एक समुदाय के कुछ लोगों ने पत्थरों, डंडों और कांच की बोतलों से दूसरे वर्ग के लोगों के घरों पर हमले किए। यही नहीं, बालासोर के ही गोला पोखरी, मोतीगंज और सिनेमा चंक इलाकों में कई वाहनों को भी आग लगा दी गई। उपद्रवियों की भीड़ ने कई गाँव में लोगों पर पत्थरबाजी की, घरों में आग तक लगने का प्रयास किया। कांग्रेस सांसद रंधावा ने कहा कि लोकसभा चुनावों में अकाली दल की शिथिलता और नाकामी से पैदा हुए शून्यता के कारण ही खालिस्तान समर्थक और आतंकी सोच के लोगों की जीत हो सकी है। पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री और गुरदासपुर से कांग्रेस सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि पंजाब आम आदमी पार्टी की जागीर नहीं है। उन्होंने राज्य में खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के हत्यारे बेअंत सिंह के बेटे सरबजीत सिंह खालसा के चुनाव जीतने के लिए अकाली दल को जिम्मेदार ठहराया है। रंधावा ने कहा कि लोकसभा चुनावों में अकाली दल की शिथिलता और नाकामी से पैदा हुई शून्यता के कारण ही खालिस्तान समर्थक और आतंकी सोच के लोगों की जीत हो सकी है। एक इंटरव्यू में रंधावा ने कहा कि जिस तरह गांधी परिवार के बिना कांग्रेस एकजुट नहीं रह सकती, उसी तरह बादल परिवार के बिना अकाली दल की एकजुटता असंभव है। उन्होंने ये भी कहा कि लोकसभा चुनावों में राज्य में कांग्रेस और बेहतर कर सकती थी और कुल 13 में से 11 सीटें जीत सकती थी, लेकिन पार्टी कार्यकर्ताओं में आत्मविश्वास की कमी के कारण पार्टी 7 सीट ही जीत सकी। रंधावा ने कांग्रेस के वोट परसेंट में आई गिरावट पर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि 2019 में पार्टी को 40.12% वोट मिले थे, जो इस बार गिरकर 26.3% रह गया। दिल्ली की जनता पानी को तरस रही है। सरकार और हरियाणा और आप सरकार लगातार एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। इसी बीच आतिशी ने पानी को लेकर अपना सरकार का अगले साल का प्लान बताया है। दिल्ली की जनता पानी को लेकर त्राहिमाम कर रही है। सरकार और हरियाणा और आप सरकार लगातार एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। इसी बीच दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने पड़ोसी राज्य से मानवीय आधार पर पानी छोड़ने का अनुरोध किया है। उन्होंने सोमवार को राजधानी के लिए यमुना से पानी के हिस्से के
संशोधित आवंटन की मांग की और कहा कि 1994 का जल बंटवारा समझौता जो यमुना के पानी को विभिन्न उत्तर भारतीय राज्यों में विभाजित करता है खत्म होने वाला है। जल समझौते में प्रावधान है कि अगर कोई पार्टनर चाहे तो 2025 के बाद इस पर फिर से विचार किया जा सकता है और अगले साल इस पर फिर से बातचीत होगी। वजीराबाद बैराज में घटते जलस्तर का निरीक्षण करते हुए मंत्री ने कहा कि यमुना और गंगा से आने वाले सरफेस वाटर सोर्स ही एकमात्र रिलायबल स्रोत है। उन्होंने कहा कि 3 दशक पहले जनसंख्या घनत्व को ध्यान में रखते हुए पानी का बंटवारा किया गया था, जो अब कई गुना बढ़ गया है। बिहार की 14 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां इस चुनाव में आरजेडी, कांग्रेस और वाम दलों का इंडिया गठबंधन एक भी विधानसभा में एनडीए से आगे नहीं निकल पाया। बिहार में लोकसभा चुनाव 2024 में भले ही इंडिया गठबंधन यानी महागठबंधन की सीटें और वोट प्रतिशत में बढ़ोतरी हुई हो, मगर विधानसभावार प्रदर्शन में एनडीए ने उसे काफी पीछे छोड़ दिया है। लोकसभा चुनाव में पड़े मतों के विधानसभावार विश्लेषण से स्पष्ट है कि एनडीए को 173 विधानसभा क्षेत्रों में बढ़त मिली है। दूसरी तरफ महागठबंधन ने 63 विधानसभा क्षेत्रों में ही बढ़त बनाई है। यहाँ तक कि बिहार के 40 में से 14 लोकसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट का स्कोर 0 रहा, यानी कि इन लोकसभा की एक भी विधानसभा सीट पर इंडिया गठबंधन बढ़त नहीं बना पाया। बता दें कि 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को 125 सीटें मिली थी, जबकि महागठबंधन को 110 सीटों पर जीत मिली थी। दीगर है कि विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के मुद्दे अलग अलग होते हैं, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव के संकेत बताते हैं कि महागठबंधन को अगले विधानसभा चुनाव में कड़ी मेहनत तथा सकारात्मक कोशिश करनी होगी, क्योंकि विधानसभा चुनाव के मुकाबले एनडीए ने 48 अधिक सीटों पर बढ़त हासिल की है। इस साल के चुनाव परिणाम पर नजर डालें तो लगभग 2/3 विधानसभा क्षेत्रों में एनडीए को बढ़त मिली है। 5 क्षेत्रों में निर्दलीय तो 2 पर एआईएमआईएम के उम्मीदवार आगे रहे। शाहबाद और मगध के 11 लोकसभा क्षेत्रों की 68 सीटों में से 26 पर एनडीए तो 42 पर महागठबंधन के उम्मीदवार अपने प्रतिद्वंदी पर भारी पड़े। कोसी और सीमांचल में आने वाले 5 लोकसभा क्षेत्रों के 42 विधानसभा क्षेत्रों में 27 पर एनडीए तो 9 पर इंडिया की प्रत्याशी ने बढ़त बनाई, वहीं 4 पर एआईएमआईएम और 2 पर निर्दलीय आगे रहे। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बिंदास हरियाणा।